आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि आप 2022 के चुनाव के संबंध में बोलें। सबसे पहले तेज भारत न्यूज को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कस ली है। बूथ स्तर से लेके और हर संगठनात्मक तरीके से भी पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोगों तक अपनी नीतियों को पहुंचाया जा रहा है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो पूर्व में लागू किए गए जो योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस बार इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जनता वोट करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। सर जी, इस तानाशाही सरकार की आपके द्वारा चर्चा की जा रही है जी, और आज हमारे देश में महंगाई की चरम सीमा पर है जी, इसके संबंध में बताएं सर। देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसलिए वोट दिया था। उनके जुमले से लोग इतने प्रभावित हो गए थे, उनको ये लगा कि ये सरकार बनेगी तो कुछ काम करेगी, कुछ नया काम करेगी। चाहे वो रोजगार का मामला हो या किसानों के डीजल पेट्रोल का मामला हो या उनकी खाद का मामला हो। देखिए, खाद में भी उन्होंने 5 किलो कम कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। जो ये डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो कि वो केवल मात्र एक सिगुफा निकला और कुछ नहीं निकला। किसानों के बोरे से 5 किलो का उन्होंने खाद की चोरी कर लिया। दाम भी उन्होंने बढ़ा दिया और गन्ने का समर्थन मूल्य उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो मिला जुला कि ये भारतीय जुमला पार्टी है, इनका जो है वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। जैसे आशुतोष जी, मैं आपकी बात को कट करता हूँ। अभी आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल इंजन क्या है? डबल इंजन की सरकार यही है कि यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ही वहाँ की सरकार है केंद्र में। वहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और यही डबल इंजन का मतलब यही है। ये पूर्व में कई सरकारें रही आई गई और इस समय जो है गैस सिलेंडर का जो है दाम लगभग 1000 रुपया तक हो गया है जी। और 1000 रुपया होते हुए भी सब्सिडी वो किसानों के खाते में नहीं जा रहा है। सर इसके संबंध में बताएं। देखिए, पूर्व में जो सरकारें थी उसमें सब्सिडी की बात नहीं चली थी। डायरेक्ट आम जनमानस को उचित मूल्य पे जो उसका निर्धारित मूल्य था उस रेट में लोगों तक घरेलू गैस पहुँचाया जाता था और सारे लोग उससे लाभान्वित होते थे। आज के डेट में गरीब आदमी 1000 रुपये का वो घरेलू गैस नहीं ले पाएगा और सब्सिडी भी ये नहीं दे रहा है। ये भी कहीं ना कहीं ये जनता के पॉकेट से रुपया चोरी करने का काम कर रहा है। सर, इस पर आपकी सरकार अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आती है, ये जो भी महंगाई है, महंगाई पर चर्चा काफी हो रहे हैं जी, तो आपकी सरकार जो है क्या करेगी? निश्चित रूप से अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम मेहनत करके हम ये चाहेंगे कि केंद्र में सरकार बने और उसमें हमारी हिस्सेदारी हो और हम अपनी बात मनवा लें। चाहे वो एक्साइज ड्यूटी की बात हो या रसोई गैस की बात हो या महंगाई पेट्रोल डीजल पे जो इन्होंने भारी भरकम कर लगा रखा है, जो इन्होंने GST लगा रखा है, गब्बर सिंह टैक्स जो इन्होंने लगा रखा है, हम उसको कम करेंगे। अभी आपको पता होगा जब पूर्व में नूरपुर और फूलपुर का जब चुनाव था, इन्होंने बालू और गिट्टी पर रॉयल्टी के नाम पे इन्होंने खनन को बंद कर दिया था। और जब ये उपचुनाव जब हारे नूरपुर और फूलपुर का जब ये चुनाव हारते हैं, उसके बाद GST 28% से GST 14% करते हैं और वो खनन का जो है वो रास्ता खोल देते हैं और रॉयल्टी को माफ कर देते हैं। सर, अभी हाल ही में कल के डेट में वो आपके पार्टी के वो राष्ट्रीय वो पदाधिकारी आए थे जी, तो ये चुनाव को लेकर के मतलब क्या प्रकाश डाले हैं? अब चुनाव को लेकर उन्होंने प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने छोड़ रखा है। बाकी उनका यहाँ पे व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वो मिलने आए थे और पार्टी के नेता उत्सुकता उनसे मिलने गए। बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। वो चाहे जिसको टिकट देके भेजेंगे और समाजवादी पार्टी उसके साथ रहेगी, उसका प्रचार करेगा और उसको जिताने का पूरा प्रयास करेगा। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल जनाब हाशमी जी और वहाँ के विधायक अभी महाराजगंज जनपद में दौरे पे आए थे, यानी कि बीते दिनों में लगता है कि 26 या 27 तारीख को महाराजगंज जिले में आए हुए थे। क्या पार्टी के निर्देशन पे वो जिले में भ्रमण कर रहे हैं? जी, पार्टी का निर्देश भी था और पार्टी उनका व्यक्तिगत संबंध भी था और पार्टी के निर्देश के ही हिसाब से वो कुशीनगर, गोरखपुर संबंधित जिलों में, आसपास के जिलों में वो घूमने का काम करता है। ऐसा सुनने में आया है कि आए थे महाराष्ट्र से चल के आपके महाराजगंज जिले में या पूरे प्रदेश में भ्रमण के लिए, तो लोगों का कहना है या अन्य पार्टियों का कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए आए थे। देखिए, जहाँ तक बात मुस्लिम समुदाय की जोड़ने की बात हो रही है,
है वहाँ पे देखिए जो ओवैसी का जो AIM पार्टी है वो भाजपा की बी टीम कही जाने वाली पार्टी है। उन्होंने बिहार में गए, बिहार में चुनाव लड़े और बिहार में वो जहां वो चुनाव लड़े वहां पे RJD का ही नुकसान किया और BJP को उन्होंने बढ़ा दिया। ये जो मंसूबा था उनका, वो बंगाल में इस चीज को लेके गए और बंगाल में वो फेल हो गए और फिर वो यहाँ उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसारने के लिए आए हैं कि वो जो है BJP को फिर लाभ दिला सके, यादव को वोटों को पोलराइज करा के मुस्लिम वोटरों को पोलराइज करा दें और जो है समाजवादी पार्टी का नुकसान करें। तो उनके पैरेलल हम इनको जो है लाने का काम किया है कि मुस्लिम बिरादरी की जो वोट है उसको हम वो न होने दें। क्या आपकी सरकार अगर बनती है 2022 में तो मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कोई स्पेशल व्यवस्थाएं हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कोई स्पेशल व्यवस्थाएं नहीं है। हम लोग का तो शुरू से ही नारा रहा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हम लोग हिंदू और मुस्लिम के लिए एकता, समाजवाद का मतलब है कि समतामूलक समाज की स्थापना, और हम पूरे सर्व समाज को लेकर साथ चलेगा काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ था। इसमें अन्य पार्टियों का कहना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तमाम तरह की बातें लोगों में चलती रहती हैं। यही स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए थे तो मुलायम सिंह यादव जी ने उनको सम्मान पूर्वक अपने पार्टी में शामिल कराया था और उनको चुनाव भी जितवाने का काम किया था, उनको सांसद तक बनाने का काम किया था। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो किसके श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं नहीं जाते हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं। जैसे पार्टियों का कहना है कि पार्टी द्वेष के कारण एक मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लेके चलने के नाते वो माननीय कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि सभा में नहीं गए। नहीं, अगर ऐसी बात रहती तो वो उनको पार्टी में शामिल करा, उनको सांसद नहीं बनाते। 317 विधानसभा सीटों, चुनाव का समय है, चुनाव सर पे है। 317 विधानसभा सीटों में बहुत सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं। क्या आपकी पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी की घोषणा हुई है क्या अभी तक? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के अन्य किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि मेरा प्रत्याशी जो भी होगा वो हम लोगों के बीच का होगा और वो हवाई जहाज से नहीं आएगा, वो यही सिसों विधानसभा क्षेत्र का ही रहेगा। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज से नहीं आएगा, सिसों विधानसभा का ही? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जनता और कार्यकर्ता जिसको सर्वसम्मत से जिसकी बात करेगा, जिसको वो कहेगा कि भैया इसको आप टिकट दीजिए, उसको चुनाव लड़ाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ऐसे देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता आए, कहीं से कोई फिल्मी स्टार आया और पार्टी ने उसे टिकट दिया, चुनाव लड़ाया और चुनाव जीते या हारे वो अलग की बातें रही। तो कैसे आप पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा का ही होगा? अब देखिए, जहाँ तक बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टिकट बंटवारे को लेके, तो टिकट बंटवारा करना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, उनका व्यक्तिगत मामला है। बाकी पार्टी उनकी है, उनको जिसको टिकट देंगे हम लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्रत्येक सीट पे वो फिल्मी स्टार, नेता, अभिनेता, कोई नेता या क्रिकेटर को ही वो चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है। बाकी बीच का कार्यकर्ता होगा, उसको टिकट देकर उसको चुनाव लड़ा जिताया जाएगा। अगर यदि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच के किसी भी कार्यकर्ता को मैदान में नहीं लाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमको सरकार बनानी है, हमको इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हमको अखिलेश यादव को चेहरा मान के वोट करना है और हम माननीय श्री अखिलेश यादव। आप कैसे कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार है और महंगाई को रोकना है? किस पर्पज से कह रहे हैं? बिल्कुल तानाशाही सरकार है। जब शिक्षित युवा बेरोजगार जब अपना हक और हकूक मांगने के लिए विधानसभा का घेराव करता है, अपनी मांग रखने के लिए जब वो धरना देता है, तो यही योगी की सरकार उस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराने का काम करती है। तो क्या इसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं ध्यान देते हैं? बिल्कुल ध्यान देते हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं और ये तानाशाही सरकार के पास, उसके पास सब कुछ है, पुलिस प्रशासन है, सारी व्यवस्थाएं हैं। वो अभी देखिए जनेश्वर मिश्र की श्रद्धांजलि सभा थी, साइकिल यात्रा था, एक दिन साइकिल माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया और 4 दिनों के लिए पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया इन्होंने। अगर आपकी सरकार बनती है तो छात्रों और बेरोजगारों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम जो है सारी भर्तियां मेरिट के आधार पर करेंगे और फिर पुरानी व्यवस्थाएं लाई जाएगी और लैपटॉप बांटा जाएगा, कन्या वितरण दिया जाएगा। जैसे जो भी भर्तियां हुई हैं और वर्तमान में जो सरकार है, जिन भर्तियों को रोक लगा रखी है या फिर जिन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है,
उसके बारे में आपके सूबे के अधिकारी, आपके सूबे के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या इस पर कभी विचार रखा है? विचार रखने की बात यह है, लेखपाल भर्ती हुई थी 2017 के पहले, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। योगी सरकार का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी था, योगी सरकार ने उस लेखपाल को, जो यही निचलोल ब्लॉक का ही रहने वाला था, उसका वो उन्होंने फोटो वगैरह वीडियो जारी किया था कि योगी सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ मेरी नियुक्ति हुई है, जबकि वो नियुक्ति ही अखिलेश सरकार में हुई थी। और आज तक वो लेखपाल न ड्यूटी ज्वाइन कर पाया न घर आ पाया। वो लेखपाल अभी नेपाल में भगा हुआ है, घर छोड़ के भगा हुआ है। अब ये झूठी पार्टी, मैंने शुरू में कहा, ये भारतीय जुमला पार्टी है और ये केवल जुमला है इनका, और केवल सिगुफा छोड़ते हैं ये, और इनका रोजगार से और धरातल पे कोई काम नहीं है। अभी ग्राम सभाओं का भ्रमण करने पे हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ग्राम सभा के लोगों ने ये बताया कि जब से मोदी की सरकार आई है तब से हम बड़ा खुशहाल हैं, मुझे किसान सम्मान निधि मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेट्रोल की कीमत सब जानते हैं जी, डीजल की कीमत सब जानते हैं, रसोई गैस की कीमत सब जानते हैं, ये छिपा नहीं है लोगों से। और हम, जैसे होता है ना बिहार में कहावत होती है कि हम जो है अठन्नी दिखा के और जो है चौनी दिखा के अठन्नी ले लेंगे, वही वाली हाल है। हम एक तरफ से तो ये दिखा रहे हैं कि मैं 2000 रुपया दे रहा हूँ, फ्री का राशन दे रहा हूँ और तमाम ऐसी सुविधाएं दे रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे तरीके से वसूल रहे हैं जो हमारे घरेलू मतलब रोजमर्रे की चीजों में, जैसे रिफाइंड का तेल ले लीजिए आप, 165 रुपये लीटर का वो मिल रहा है। सरसों का तेल देख लीजिए 200 रुपये। ये हमारी रोजमर्रे की आवश्यकताएं हैं। वो 3 महीने में हमको उस किसान 4 महीने में किसान सम्मान योजना का लाभ देंगे। 2000 रुपया अगर वो 4 महीने में देते हैं तो वो पर डे हिसाब से कौन से कितना लूट रहे हैं, ये आप गणना कर सकते हैं। ये आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जुमलेबाजी या फिर भ्रष्ट सरकार है, लेकिन ऐसा अगर है तो पूर्ण बहुमत में सरकार कैसे बन जा रही है? वही मैं आपसे कहा ना कि जब 2014 का जो चुनाव था, मोदी जी ने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, नहीं लाएंगे तो चौराहे पे लटका के उनको फांसी दे देना। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम आधे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, लाल किला से ही उन्होंने झूठ बोला था। तो जनता है, जनता उम्मीद पे चलती है। गरीब, भारत में गरीबी और किसानी तो सब जानते हैं, और गरीबों और किसानों के पास उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है। और वो उन्होंने भरोसा किया और वो भरोसे पे वो नहीं उतर पाए। आने वाले समय में निश्चित रूप से उनकी जमानत जब्त होने वाली है। अभी आपके महाराजगंज जिले के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और अभी वित्त राज्य मंत्री का पद भार भी ग्रहण किए हैं। अभी कुछ दिन पहले आशीर्वाद यात्रा था उनका, प्रदेश से चल के वो आए हुए थे और जिले का भ्रमण कर रहे थे। तमाम 3-4 विधानसभा में मिला हुआ था जो भ्रमण कर रहे थे। तो उस भ्रमण को देख के तो ऐसा नहीं लगा कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा में ये आप लोग साक्षी हैं कि कितने हजार लोग इकट्ठा हुए थे। उसके कुछ दिन के बाद ही मुहर्रम का त्योहार था जी। मुहर्रम के त्योहार में मुस्लिम भाइयों से कहा गया था कि आप अपने गांव से अपने करबले पे आप ताजिया नहीं ले जा सकते। तो क्या नेताजी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, क्या इसके बाद और कोई पार्टी नहीं थी क्या कि इस पे कोई आवाज उठा सके या इस पे कोई कार्य कराए? देखिए, पैंडेमिक एक्ट के तहत सरकार चाहती मुकदमे लिखा सकती है। मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार उनका है, चुनाव आयोग उनका है, प्रशासन उनका है, सारी व्यवस्थाएं उनकी हैं। नेताजी मैं फिर आपकी बात को काट रहा हूँ कि अगर आपकी सरकार हो या अन्य सरकार हो या किसी अन्य पार्टी का कोई दल हो, अगर वो मुकदमे से डरता है तो फिर उसे चुनाव लड़ने का कैसे अधिकार है? बिल्कुल मुकदमे से नहीं डरता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर हम लोग के काम करते हैं। जो कोरोना का जो गाइडलाइन है हम उसको लेके उसको हमने फॉलो किया। बाकी वित्त राज्य मंत्री ने कोरोना का जो पैंडेमिक एक्ट है उन्होंने तोड़ा है, इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तो क्या है उसके लिए कोई संविधान नहीं था जो वित्त राज्य मंत्री जी ने दौरा किया और इतनी बड़ी संख्या में, मैं कह तो नहीं सकता कि क्या जनाधार रहा, लेकिन आंखों से हम लोगों ने देखा भी
तो क्या उसमें कोई संविधान या कोविड-19 प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्या? मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया को ये सवाल करना चाहिए। उनके साथ प्रशासन के लोग थे, उनके साथ डीएम थे, एसडीएम थे, उनको ये सवाल करना चाहिए था। हम तो बाद में आते। आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ है, आपको ये सवाल करना चाहिए था उनसे। मीडिया जब उनसे सवाल की तो उन्होंने यही ना कहा कि आशीर्वाद जन यात्रा में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, क्या अन्य पार्टियां उसके पक्ष में हैं? बिल्कुल हैं। किस तरह मीडिया, देखिए, मैं सारे मीडिया को जज कर नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कुछ मीडिया तो ऐसी हैं कि भारत में विस्फोट होगा और वो दिखाएंगे कि पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान में आलू 100 रुपया किलो बिकने लगा। तो भैया आप अपने देश की खबर दिखाओ ना कि कहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कहाँ कोरोना में लॉकडाउन हो गया, कहाँ के लोग भूखमरी से मर गए, कितने लोग अनाथ हो गए। ये जो है, जब आप सच दिखाना आपका वो मकसद है तो आप सच दिखाएं, आप चाट करता ना करें। आशुतोष जी, आपको राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, शुरू से ही आज़ादी के पहले मेरे बाबा स्वर्गीय श्री रामाश्रय शुक्ल जी लगातार 35 वर्ष जमींदारी प्रथा के खिलाफ चुनाव लड़े और वो चुनाव में अजय रहे 35 साल लगातार। आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ 95 से लेकर 2010 तक मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ पाया। 2010 का सामान्य सीट आया, माता जी चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार गई 7 वोट से। और फिर 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का सामान्य सीट हुआ, मैं चुनाव लड़ा, मैं भारी बहुमत से मैं चुनाव जीता। अभी देखिए ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें चाचा रिकॉर्ड वोटों से 350 प्लस वोटों से वो चुनाव जीते हैं। तो एक राजनीतिक परिवार रहा है और मैं चाहता था कि मैं उस कड़ी को आगे लेके चलूं और समाज सेवा ही लक्ष्य है। तो क्या आप राजनीति में आके समाज सेवा कर सकते थे, या बिना राजनीति में आए समाज सेवा भी तो कर सकते? देखिए, सेवा करने का एक सबसे बेहतर फार्मूला, सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म राजनीति है। बहुत सारे लोग, भगवान ने जितना दिया है ना बहुत अधिक है ना बहुत कम है, जो है उसमें मैं अपनी व्यवस्थाएं में चला पाता हूं और उसके हिसाब से मैं जितनी मेरी क्षमता रहती है उसके हिसाब से मैं अपना समाज सेवा करता रहता हूं। राजनीति में एक पद होता है, प्रतिष्ठा होता है, जिससे मैं किसी के सामने में जाता हूं तो मैं जब अपना पद, अपना प्रतिष्ठा, मैं जब अपना पद बताता हूं तो उसका एक लाभ मिलता है, उसका एक वजन रहता है। तेज भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत कि आशुतोष शुक्ला जी आप आए और आप चैनल के माध्यम से अपनी बातों को अपने सहयोगियों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने पार्टी को ये संदेश देना चाहे, या फिर जो इस टाइम सुबह की सरकार है उसमें आपने जो अपना बहुमूल्य टाइम हमारे चैनल के माध्यम से निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।